हेलो फ्रेंड, आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैथमेटिकली जो इन्वॉल्वमेंट है टर्म उसको हम लोग आज करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। जैसे आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, दैट मीन्स आपका x और y का वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल हो, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 9, तो 1,9 सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली 2,8 सेटिस्फाई करेगा, फिर 3,7 सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह करते जाएंगे तो लास्ट में 9,1। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आपका 9 होगा। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन दैट मीन्स 0 भी उसमें इंक्लूड है। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स 0,10, 1,9, इसी तरह से करते करते 9,1 और यहाँ से 10,0 हो जाए। दैट मीन्स यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 9 होगा एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 11 होगा। ओके, यदि आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10 हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आप 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। कैसे? इसको x का वैल्यू 1 रखेंगे, y और z 9 है तो उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर यहाँ पे x को 2 रखेंगे, y प्लस z 8 होगा, फिर उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो इसी तरह सबको फाइनली ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसको हम लोग 0 रखेंगे, फिर y प्लस z को 10 मानते हुए उसके केस लेंगे तो 11 केस होंगे। दैट मीन्स आप एक वेल नोन इसमें फार्मूला एसोसिएट होता है, वो क्या है, यहाँ पर देखना है कि कितने टर्म है, 1 2 3 और ये है आपका 10। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर n कितना है, 10 है, तो इसका आंसर होता है n-1 CR-1। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव, ठीक है, ये 3 टर्म है तो इसमें आप 2 टर्म ऐड कर दीजिए। दैट मीन्स आप n प्लस R-1 CR-1। जहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे आप तो n का वैल्यू 10 होगा और r का वैल्यू 3 होगा। ओके, तो जब हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 9C2। इस क्वेश्चन का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हो जाएगा 12C2। ओके, यहाँ पर 10, यहाँ पर 3, यहाँ पर तो हो जाएगा 12C2। ओके, उसी फार्मूला में इसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू 10 है, r का वैल्यू 2 है, तो n-1 पहले वाले क्वेश्चन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, CR-1 तो 1 के बराबर, तो 9C1 आंसर हो जाएगा 9। देखिए 9 है, इसका देखिए क्या होगा, n प्लस R-1 दैट मीन्स 1C1, 11C1 आंसर हो जाएगा आपका 11 के बराबर। ओके, तो हम लोगों का एक जनरलाइज फार्मूले हैं, इसका प्रूव है, जिसका हम चाहें तो बायनोमियल थ्योरम में आपको देख सकते हैं।
लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, आप मेमोरी में रखिए। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन इफ़, यहाँ पर ना तो पॉजिटिव बोला गया है ना तो नॉन नेगेटिव बोला गया है। जो भी सॉल्यूशन x का होगा 1 या 1 से बड़ा। ओके, जो y का वैल्यू होगा 2 या 2 से बड़ा, जो z का वैल्यू होगा 3 और 3 से बड़ा, और जो t का वैल्यू होगा 4 और 4 से बड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो हम लोग प्रीवियसली कंसेप्ट पढ़े हैं उस कंसेप्ट का यूज करने का कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग x1 को x जो है ये आपका, उसको हम मान लेते हैं x1 + 1। ओके, जैसे ही x का वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 हो जाएगा 0, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो x1 आपका हो जाएगा 1। दैट मीन्स यदि आप एक नया वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं जो x1 है तो x1 का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। सिमिलरली आप y को मान लीजिए y1 + 2। जैसे ही आप y का वैल्यू 2 रखेंगे तो y1 आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली z को मान लीजिए आप z1 + 3 एंड t को मान लीजिए t1 + 4। ओके, तो आप देखिए जैसे t को 4 रखेंगे तो t1 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आप एक नया वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किए हैं जिसका वैल्यू x1, y1, z1 एंड t1 है, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए x1 + 1, y का वैल्यू पुट कीजिए y1 + 2, z का वैल्यू पुट कीजिए z1 + 3, t का वैल्यू पुट कीजिए t1 + 4 = 20। अब आप देखिए ये 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया 10। तो x1 + y1 + z1 + t1 = 10। अब x1, y1, z1, t1 का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, तो हम लोगों का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अप्लाई होगा n + r - 1 cr - 1। n का वैल्यू 10 + 3 c3, 13 c3 आपका आंसर होगा। 13 c को सॉल्व करेंगे आप, हो जाएगा 13 × 12 × 11 अपॉन 3 × 2 × 1। यहाँ से 6 है, ये 2। अब आप 13 × 22 तो हो जाएगा 286। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा 286। अब हम लोग वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड विथ दिस कंसेप्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x + y + z <= 10। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है कि x, y, z का वैल्यू 0, 0, 0 भी हो सकता है। ओके, यदि आपका x + y + z <= 10 है, यदि ये 0 के बराबर है तो सॉल्यूशन हो जाएगा n के जगह आपका 0 हो जाएगा और r के जगह 3, तो 0 + 2 c2। दैट मीन्स यदि ये 0 के बराबर है तो 2 c2, 1 के बराबर है तो 3 c2, उसके बाद अगेन 4 c2। यदि आपका इसी तरफ बढ़ते जाएगा 5 c2, 6 c2, 7 c2, 8 c2,
9C2 10C2, उसके बाद क्या होगा 11C2 एंड 12C2। ओके, जब ये 10 होगा तो फिर n का वैल्यू 10, r का वैल्यू 3, n प्लस r माइनस 1 C 12C2। ओके, अब आप 2C2 का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर, 3C2 3 के बराबर, 4C2 6 के बराबर, 5C2 10 के बराबर, 6C2 15 के बराबर, 7C2 21 के बराबर, 8C2 28 के बराबर, 9C2 36 के बराबर, 10C2 45 के बराबर, 11C2 55 के बराबर, और 12C2 12 इंटू 66 के बराबर। अब ये सभी को ऐड करना है। देखिए 6 + 3 + 1 10 + 10 20 प्लस ये है आपका 15 + 21 36, ये है आपका 100, ये रहा आपका 36, और ये आपका 28 + 66 94। ओके, ये दोनों को ऐड करेंगे 20 + 72 + 94 + 36, ये हो जाएगा आपका 286। ये आपका वन ऑफ द प्राइमरी वे है, ठीक है। लेकिन थोड़ा देर के लिए कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। अब आपका x + y + z <= 10 है। आप एक अनदर वेरिएबल मान लीजिए x + y + z + t = 10 के बराबर। जब आप ये 0 के बराबर हो तो t 10 के बराबर हो जाएगा, जब ये 1 के बराबर हो तो t 9 के बराबर हो जाएगा, जब ये 2 के बराबर हो तो t 8 के बराबर हो जाएगा, जब ये 10 के बराबर होगा तो t 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि t का वैल्यू 0 से लेकर 10 तक पॉसिबल है। जब हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पर जो वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट है वो 0 से n के बीच ही होता है। दैट मीन्स हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें तो वो इसी के इक्वल होता है। ओके, यहाँ से इसका सॉल्यूशन होगा 13C3, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं। इसका वैल्यू 286 के इक्वल होता है, जो आपका ये प्राइमरी वे से आया हुआ है। ये वन ऑफ द प्राइमरी वे ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा एडवांस है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का कंसेप्ट यही है। 2 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन किए थे, दोनों आपका डायरेक्टली फार्मूला का यूज़ नहीं था, इनडायरेक्टली था। तो आप इस टॉपिक, इस कंसेप्ट को समझिए। कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप डाउट पूछ सकते हैं। अब आपका 1 टॉपिक बचा हुआ है डी अरेंजमेंट, देखते हैं उसको। देखिए टॉपिक है आपका डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट का मीनिंग आप सिंपली समझने का कोशिश कीजिए। जैसे 4 लेटर है और उस 4 लेटर को आपको किसी एड्रेस पे भेजना है और 4 लेटर पे एड्रेस सबका मेंशन है, तो कह रहा है ऐसा कितना तरीका होगा जो सबका सभी लेटर रॉन्ग एड्रेस पे जाए। ओके,
तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूले हैं, वेरी सिमिलर टाइप का है, माने एक टाइप का सीरीज टाइप का फॉर्मेशन होता है, आपको मेमोरी में रखने में आसानी होगी। यदि आपके पास n लेटर हो तो टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल n इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। इसी तरह बढ़ते जाएंगे। यदि आपका ऑड रहेगा तो माइनस और इवन रहेगा तो प्लस। ओके, जैसे आपके पास 4 लेटर है, 4 डिफरेंट एड्रेस पे आपको भेजना है और ऑल लेटर गो टू द रॉन्ग एड्रेसेस, उसके आपके आंसर होंगे फैक्टोरियल 4, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 2 होता है, ये आपका 24 होता है, यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस ये आपका 6 होता है, ये आपका 24 होता है, तो यहाँ से 4 प्लस 1 हो जाएगा 9। ओके, इसका मतलब हुआ कि 9 वे से डी अरेंजमेंट पॉसिबल है। डायरेक्टली आप फार्मूले का यूज़ कीजिए, आपको आंसर आ जाएंगे। ओके, और आपके 2 मैथमेटिकल टर्म्स हैं। वन ऑफ द मैथमेटिकल टर्म्स इज हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ सम फैक्टोरियल, एंड दूसरा आपका मैथमेटिकल टर्म है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर एंड सम ऑफ फैक्टर। ये तीनों का तीनों टॉपिक आपका एसएससी सीजीएल का है, नंबर ऑफ जीरोस एंड द सम ऑफ फैक्टर। वहाँ जाकर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। और आपका वन ऑफ द मोर क्वेश्चन, वन ऑफ द मोर कंसेप्ट वो क्या है, वो है सर्कुलर परमुटेशन। जैसे आपके कोई आपका 1 2 3 4 है, उसको आप अरेंजमेंट करेंगे नॉर्मली तो कितने तरीके से होगा, 4 × 3 × 2 × 1 24। लेकिन आप देखिए सर्कुलर परमुटेशन के केस में यदि यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4, जब आप नॉर्मल अरेंजमेंट करेंगे तो ये और ये डिफरेंट है। लेकिन जब आप सर्कुलर परमुटेशन करेंगे, डेट मीन्स सर्कल पे इसको अरेंजमेंट करेंगे, बोथ आर सेम। क्यों? सर्कल में आप राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, ये 1 वॉच करता है, इसके लेफ्ट साइड में 4 है और राइट साइड में 2 है। ये भी वॉच कर रहा है, लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में 2 है। दैट मीन्स इन नॉर्मल परमुटेशन बोथ आर डिफरेंट, बट इन केस ऑफ सर्कुलर परमुटेशन बोथ आर सेम। दैट मीन्स यदि आपका n ऑब्जेक्ट है और उसको आपको सर्कल पे अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे n फैक्टोरियल अपॉन n। दैट मीन्स n - 1 फैक्टोरियल। ओके, दैट मीन्स सर्कुलर परमुटेशन में यदि आपका 4 ऑब्जेक्ट है, उसको अरेंजमेंट करना है उस सर्कल पे, तो फैक्टोरियल 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ गार्डलैंड का जो डिज़ाइन होता है वो क्या होता है कि जब भी आप कोई माला बनाते हो तो यहाँ पर वन ऑफ द एक क्रॉस पॉइंट होता है, जिस तरफ का डिज़ाइन इधर होगा उस टाइप का डिज़ाइन इधर भी होगा।
दैट मीन्स जितने परम्यूटेशन सर्कल पे बनेंगे वो हाफ हो जाएंगे। इन केस ऑफ गार्डलैंड टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन होता है दिस। ओके, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए, बहुत कम क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं, तब पर भी आपका नॉर्मल सर्कुलर परम्यूटेशन हो तो फैक्टोरियल n-1, यदि आपका इन केस ऑफ गार्डलैंड की बात करता हो तो फैक्टोरियल n-1 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इस टॉपिक में इतना ही है, हमने सभी टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया। आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे डे 1 से लेके लास्ट डे तक, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।